हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 17 अगस्त 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। So before I start, I would want to say one thing. In case you like my videos, in case you believe what I do is actually, proving helpful to you guys, you can let me know that by commenting below, by liking my videos and also subscribing to my channel if you haven't done that. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आज की जो वीडियो होने वाली है इंटरेस्टिंग। तो न्यूज़पेपर हर दिन होती है, हर दिन एवरी डे विद न्यूज़पेपर्स इज लाइक beautiful and interesting in itself, but today's newspaper is very important. Why I say important मैं अभी नहीं बताऊंगी, उसके लिए आप प्लीज स्टार्ट से एंड तक पूरी वीडियो देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आज की न्यूज़पेपर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं एक एक डिटेल जो बोलूंगी आप उसको सुनिएगा अच्छे से, क्यों। और अगर बाय चांस आपको एक बार में सब कुछ ना याद हो, ना समझ आए, आप दूसरी बार भी सुनिएगा, क्योंकि आज जो मैं समझाऊंगी उसका एग्जैक्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ओके और जैसे ही अगर जैसे कुछ कुछ आर्टिकल्स आज ऐसे आए हैं न्यूज़पेपर में द हिंदू के, उससे रिलेटेड फिर एडिटोरियल्स आए हैं द इंडियन एक्सप्रेस में। तो जैसे ही मैं आर्टिकल्स डिस्कस कर लूंगी उसके साथ साथ मैं एडिटोरियल्स भी डिस्कस करती रहूंगी कंसर्न्ड टॉपिक के। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए जो पहला आर्टिकल है वो ये है, चाइनीज ट्रैकिंग वेसल रीचेज श्रीलंकन पोर्ट। और राइट, हम बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में। तो इससे पहले कि मैं ये इसकी कर्सरी रीडिंग दूं इस पैराग्राफ की, मैं आपको अभी तक का एवोल्यूशन डिस्कस करना चाहूंगी, एवोल्यूशन टिल डेट ऑफ दिस एंटायर चाइनीज वेसल इशू। ओके, फैक्ट नंबर 1 और इवेंट नंबर 1 इज, जब क्या हुआ, जब पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका का चल रहा था, जब बहुत ही ज़्यादा इधर उधर इमरजेंसी की सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही थी, ये मैं बात कर रही हूँ जुलाई के महीने की। ऑब्वियसली ये जो क्राइसिस है ये जनवरी के स्टार्टिंग से ही एनफोल्ड होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन जुलाई में ये एक बहुत ही वैक्यूम क्रिएट हो गया था क्योंकि कोई भी अथॉरिटी नहीं थी इन जुलाई का मंथ। तो जुलाई में क्या हुआ, वही गोताबाया राजापाक्सा फ्लेड टू Maldives, then went to Singapore, and all of this was happening. तो इस टाइम पे जब कोई एक अथॉरिटी का जो वैक्यूम है, कोई एक फिक्स्ड अथॉरिटी है ही नहीं, तो अचानक से पता नहीं डिफेंस मिनिस्ट्री ने, अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है कि कहाँ से ऑथराइजेशन हुई, कैसे हुई, कहाँ से अप्रूवल मिला, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने श्रीलंका की अप्रूव कर दिया चाइनीज वेसल जिसका नाम है युआन वांग 5, उसको कि आप अराइव कर सकते हैं हमारे सदर्न पोर्ट यानी कि हम्बनटोटा पोर्ट पे, ताकि आप जो अपना मेंटेनेंस या फिर रीफ्यूलिंग करनी है बीच में रुक के, तो आप आइए और अगस्त 11 को आके यहाँ पे डॉक कर दीजिए, यानी कि अपनी शिप पार्क करके रिफ्यूल कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड फैक्ट इज कि फिर क्या हुआ, इंडिया ने व्यक्त की अपनी एप्रीहेंशंस, अपने कंसर्न्स सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि इट इज वेरी क्लियर एंड इज वेरी नाइव ऑन द पार्ट ऑफ श्रीलंका टू से कि ये सिर्फ एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट वेसल है। हमें जैसे ही हमें पता चला कि ये वेसल आने वाली है, हमने बहुत क्लियरली, एक नहीं 2-3 बार ये हमारे डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये एक सर्वेलेंस वेसल है एंड वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द एंटायर सिचुएशन एंड दिस इज डेफिनेटली ऑफ ग्रीवियस कंसर्न टू अस। ठीक है, फैक्ट नंबर 3 और इवेंट नंबर 3। अब देखिए रणिल विक्रम सिंह जी हैं जो अब वहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके हैं श्रीलंका के, उन्होंने एक थैंक्स स्पीच दी। क्यों, देखिए क्या हुआ ना, अभी स्टार्टिंग से लेके जनवरी से, जब से ये इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तब से लेके अभी तक इंडिया ने काफ़ी मदद की है श्रीलंका की, काफ़ी ज़्यादा, लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में, ग्रांट के रूप में, हेल्प के रूप में बहुत कुछ दिया है। एंड चाइना हैज़ रियली बीन साइलेंट ऑन द एंटायर इशू। उसने कुछ भी एक वर्ड तक नहीं कहा, इट चोज टू बी साइलेंट। तो इससे क्या हुआ ना, जब हमने इतनी मदद कर दी तब से लेके अब तक, तो उन्होंने क्या किया, रणिल विक्रम सिंह जी ने अपनी स्पीच में बहुत ही थैंकफुली ये कहा कि मैं अपने बिहाफ पे और श्रीलंका के सारे लोगों के बिहाफ पे मिस्टर मोदी, उनके वहाँ के लोगों को सबको थैंक यू बोलता हूँ। तो काफ़ी एक ये एक थैंकफुल स्पीच थी। तो देखिए ऑटोमेटिकली उनके ऊपर कुछ प्रेशर था कि इंडिया हमारी इतनी मदद कर रहा है, अगर उसकी कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो हमें इसके साथ डील करना पड़ेगा, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, राइट। तो फिर क्या हुआ, फैक्ट नंबर 4 या इवेंट नंबर 4,
फिर उन्होंने क्या किया, श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने डेफर कर दी इस विजिट को टिल फर्दर कंसल्टेशंस। डेफर मतलब कुछ टाइम के लिए रोक दिया, जब तक फर्दर कंसल्टेशन इस मुद्दे पे नहीं हो जाती तब तक हम्बन टोटा पे वो शिप या वेसल आके नहीं रुक सकती। अभी देखिए इसमें भी गुंजाइश थी, हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स की बातें बोलने के बावजूद इसमें गुंजाइश थी कि शायद दोबारा अलाउ किया जा सकता है। फिर क्या हुआ, फैक्ट नंबर 5, चाइना। अब चाइना ने क्या किया, चाइनीज तो आपको पता है वैसे ही वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी फॉलो करते हैं, जहाँ पे जो उनके डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैं दे एक्ट लाइक वुल्फ वॉरियर्स, जो किसी की ना सुनते हैं, बस एकदम एग्रेसिवली अपने नेशनल इंटरेस्ट को स्टेट कर देते हैं और इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते। वही उन्होंने इस बार भी किया। चाइना ने कहा कि India shouldn't interfere in the normal relations between China and Sri Lanka, and that is exactly what India is trying to do currently। ठीक है, ऐसा चाइना ने कहा। फैक्ट नंबर 6, अब क्या होता है, अब लंकाज अप्रूवल टू दिस चाइनीज वेसल, जो कि होना ही था। श्रीलंका के ऑफिशियल्स ने क्या बोला, ये शायद मैं 2 दिन पहले की ही बात बता रही हूँ, श्रीलंका के ऑफिशियल्स ने बोला 2 दिन या शायद 1 दिन पहले कि वी हैव हेल्ड wide consultations at the highest level and with all the parties concerned। अब देखिए जब मैं कह रही हूँ कि श्रीलंकन ऑफिशियल्स ने कहा हमने सारी कंसल्टेशंस कर ली हैं, इनफैक्ट वो भी हाईएस्ट लेवल तक की कंसल्टेशंस कर ली है हर पार्टी कंसर्न के साथ। अब देखिए ऑल पार्टीज कंसर्न में हिडन मीनिंग है कि इंडिया के साथ भी कंसल्टेशंस हुई है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम देखते हैं फैक्ट नंबर 7, जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ शायद इंडिया से भी कंसल्टेशंस हुई है और शायद इंडिया ने भी गिव इन कर दिया हो। ठीक है, आप कोई बात नहीं। देखिए पता है श्रीलंका ना थोड़ा सा मजबूर भी है, आज अगर वो अपनी पॉलिसी चेंज भी करना चाहे ना इंडिया की तरफ, वो एकदम चुटकी बजा के नहीं कर सकता। आप ठीक है, इंडिया ने जनवरी से लेके अभी तक का मदद किया, लेकिन अभी तक तो जितनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में वो फंसे हुए हैं, आज तक जो चाइना नहीं तो उनको लोन दिया हुआ है, वो क्या करते हैं, लोन देते हैं, फिर उनसे लोन नहीं भरा जाता तो फिर वो एक और लोन दे देते हैं ताकि आप लोन भर दो, फिर एक और, फिर यही रीग्रीनिंग ऑफ लोन्स चलता रहता है। तो उनके पॉकेट्स एकदम खोखले हो चुके हैं श्रीलंका के, क्योंकि उन्हें चाइना को बहुत सारा डेट देना है वापस। तो चाइना ने इस चीज में कोई धमकाया होगा, इंडिया ने समझ लिया होगा। अब देखिए फैक्ट नंबर 7 से ये बात क्लियर हो जाएगी कि इंडिया के साथ भी कंसल्टेशन हुई। तो ये फैक्ट क्या है, क्योंकि हमने जब कल की न्यूज़पेपर पढ़ी तो हमने ये पढ़ा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करते समय इंडिया ने गिफ्ट किया डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को। किसको, श्रीलंका को, है ना। अब देखिए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के बारे में मैंने आपको कल बताया था, ये एक वही एयरक्राफ्ट है जो मल्टी फंक्शनल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे पैसेज एयरक्राफ्ट की तरह। जैसे अगर आप देखेंगे उड़े देश का आम नागरिक में नॉर्थ ईस्टर्न जो छोटी छोटी सी टाउन्स हैं उनको आपस में जब कनेक्ट करना होता है तो फिर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। ये शायद 17, कई लोग कहते हैं कई जगहों पे 17 सीटर लिखा है, कई जगहों पे 19 सीटर, तो इतना ही मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं होती। इसको और भी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे अगर क्लाउड सीडिंग करनी हो, रेन्स लाने के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, कभी रिलीफ पहुंचाना हो, इन सब चीज़ों के लिए। तो वो हमने गिफ्ट किया, जो पिछले 2 सालों से श्रीलंका हमसे मांग रहा था, तो हमने गिफ्ट के रूप में उन्हें, हम अपना, क्योंकि हम बहुत खुश थे, क्योंकि हम 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इसलिए हमने उन्हें दिया। ठीक है, अब आता है फैक्ट नंबर 8, जो आज का फैक्ट है कि अब फाइनली ये जो रिसर्च वेसल जो वो कह रहे हैं युआन वांग 5 अराइव कर गई है श्रीलंका के सदर्न पोर्ट पे, यानी कि हम्बन टोटा पोर्ट पे। ओके, और आप ये देख सकते हैं चाइनीज फ्लैग्स और श्रीलंकन फ्लैग्स उनको वेलकम करते हुए, और बस यही सब कुछ। अब देखिए चाइना का ये कहना है कि ये जो मरीन साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटीज करने के लिए ये जो वेसल आया है, इट इज कंसिस्टेंट विद द इंटरनेशनल लॉ एंड वी नो व्हाट द इंटरनेशनल लॉ अबाउट इंटरनेशनल वाटर्स इज, सो देयर इज नथिंग मच टू बी वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट। तो बस ये इन्होंने ये कहा है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड एडिटोरियल जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, इन चॉपी वाटर्स, एज द टाइटल सजेस्ट्स, कि ये जो पानी में ये जो शिप आई है इट इज़ वेरी चॉपी, क्योंकि इसमें बहुत सारी बहुत दो साइडों का कंसर्न्स
जुड़ा है। देखिए युआन वान 5 अब ये एडिटोरियल क्या कहता है, ये जो एक सी गोइंग वेसल है, इट इज केपेबल ऑफ एक्सटेंसिव सर्वेलेंस एंड इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। क्यों डिसअपॉइंटिंग है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चाइना का वेसल जो इतनी स्ट्रेटेजिक लेवल की कैपेबिलिटीज को पोजेस करता है, वो उसने सेल किया हमारे इंडियन वाटर्स के इतने क्लोज। आप सोचिए, आपको ये बात पता है कि चाइना ऑलरेडी एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी फॉलो करता है कि हमारे इंडिया को चारों तरफ से पर्ल्स के रूप में सारी सारी कंट्रीज में अपने फुटप्रिंट्स जमाना, ताकि वो हमें हर तरह से नोटिस कर सके कि हमारी क्या टैक्टिक्स होते हैं, हमें घेर ले, हमें वीकन कर दे या जो भी, ठीक है। तो अब इतने पास से पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे इतने क्लोज वाटर्स में कोई चाइनीज सर्वेलेंस वेसल्स आई हैं। सो इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी कंसर्निंग, ठीक है। सेकंड ये कहता है एडिटोरियल कि कोलंबो कंटिन्यूज टू इग्नोर इंडियाज सिक्योरिटी कंसर्न्स। दैट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पास्ट में भी चीज़ें देखी गई हैं, जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स चाइना को दे देना और इंडिया को डिनाई कर देना। अगर आपको 3 आइलैंड्स केस पता है जो पिछले 1-2 साल पहले हुआ था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिससे ये पता चलता है कि जो श्रीलंका के एक एटीट्यूड है वो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स के प्रति वो ये है, डू वी केयर, हमें क्या फ़र्क भी पड़ता है आपके सिक्योरिटी कंसर्न से, आप बस मदद करिए, आपका काम है इंडिया का मदद करना, हमारा काम नहीं है कि आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स की हम बातचीत को ध्यान में रखें। अब देखिए श्रीलंका का क्या सीन है ना, उधर बीजिंग के पास एक बहुत बड़ा लेवराज है। क्यों? क्योंकि देखिए उसका फिनेंशियल क्लाउड जो है, इकोनॉमिक क्लाउड है, वो काफ़ी बड़ा है ना, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। आप सोचिए जो कंट्री अभी ओवरटेक करने ही वाली है यूएसए को फर्स्ट इकोनॉमिक पावर बनने में, तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। यही वो करते हैं, सबको डेट ट्रैप में फंसा देते हैं, तो फिर उनकी किसी भी बात को कोई मना भी नहीं कर सकता, सब मजबूर हो जाते हैं। वही कहीं ना कहीं श्रीलंका का भी केस है, ठीक है। इतने वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस में श्रीलंका दबा हुआ है कि इट नीड्स चाइना मोर देन एवर बिफोर। अब देखिए चाइना की जरूरत श्रीलंका को क्यों है? चाइना तो अभी तक एक शब्द नहीं बोला उसने, मैंने बताया आपको श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में, तो क्यों जरूरत है? देखिए अभी ना आपको पता होगा बहुत दिन से आईएमएफ लोन की बात चल रही है, तो रणनील विक्रमसिंघे जी ने ये कहा है अभी हम सितंबर तक इसको सिचुएशन को ऐसे ही चलने देंगे, क्योंकि आईएमएफ लोन तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक इमरजेंसी सिचुएशन थोड़ी ठंडी नहीं पड़ जाती। अब रणनील विक्रमसिंघे जी ने आज ये कहा भी है कि मैं इमरजेंसी हटाने की सोच रहा हूँ, शायद आने वाले 1-2 दिन में हमें ऐसा कुछ सुनने के लिए मिल जाए। तो अगर आईएमएफ लोन जब ये लेंगे, है ना, तो फिर उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, जब आईएमएफ लोन आता है ना तो उसके साथ बड़ी सारी और कंडीशनैलिटीज आती हैं। ऐसी कंडीशनैलिटीज कि आप टैक्सेस बढ़ाइए, लोगों से ज्यादा रेवेन्यू लीजिए, आप अपने इंपोर्ट्स कम करिए, आप बिल्कुल अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दीजिए, सब्सिडीज देना बंद कर दीजिए, फार्मर्स को, पुअर्स को, सबको बहुत कुछ आएगा, ठीक है। ऐसी चीजें और भी आएंगी, तो जो श्रीलंका है उसके लिए सिचुएशन और डिफिकल्ट हो जाएगी, है ना। और अगर अब ये सिचुएशन तो आएगी ही आएगी, लेकिन अभी मैंने बताया कि श्रीलंका के ऊपर इतना सारा डेट है, बिलियंस में डेट है उसके ऊपर, जो से चाइना को वापस करना है, जिसमें से एक मेजर प्रोपोर्शन। अब देखिए तो चाइना के पास यहाँ पे एक चीज लिखी है, एंड सच अ डील इज ओनली पॉसिबल इफ इट्स मेजर क्रेडिटर्स अग्री टू अ डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम। देखिए अगर श्रीलंका के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर वो कन्विंस करने में ऐसा वो सफल हो जाता है कन्विंस करने में चाइना को कि आपने जो हमें डेट दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, आप प्लीज उसे रीस्ट्रक्चर कर लीजिए। अब देखिए डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है। आप सपोज करिए एक लोन है जो मुझे मिला हुआ है, जो मैंने लिया है लोन, उस पर 10% इंटरेस्ट मुझे पे करना है और मैंने उसे वापस करना है अगले 2 साल में। अब मैं इतनी बुरी स्थिति में हूँ, मैं एक इकोनॉमिक क्राइसिस में हूँ, मैं श्रीलंका हूँ, ठीक है। अब मुझे 2 साल में वापस करना है और 10% इंटरेस्ट भी है, तो सोचिए प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी देना है। लेकिन अब उसको थोड़ा सा हम कह देंगे कि आप रीस्ट्रक्चर कर दो, थोड़ा सी रिक्वेस्ट करके आप भी थोड़ा समझोगे कि मैं एक इकोनॉमिक क्राइसिस में हूँ, तो चाइना क्या कर सकता है, 10% की जगह कह देगा ठीक है आप 5% इंटरेस्ट दीजिए हमें, ठीक है, और आप 2 साल नहीं, आप अगले 15 साल में पे बैक कर दीजिएगा, जब तक तो आपकी कंट्री एक सरप्लस में आ जाएगी। तो डेट के स्ट्रक्चर को चेंज करना, नेचर को चेंज करना इज कॉल्ड डेट रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो यही चाइना से उसको करवाने की जरूरत है, ओके। लेकिन अब देखिए इस एडिटोरियल का ये कहना है, लेकिन ये एक मिस्टेक होगी कि युआन वांग 5 जो एपिसोड है वो अगर हम उसे एक सीरियस सेटबैक कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये बात हमें इंडिया को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि श्रीलंका मजबूर है
एंड दैट इज राइटली सो। अभी पहले जो किया बाकी पिछली सरकारें जितनी भी प्रो बीजिंग थी, ठीक है, थी जो भी थी, लेकिन आज वो क्राइसिस में है और उन्हें चाइना से ये डेट रिस्ट्रक्चर करवाने की ज़रूरत है। तो इंडिया अपना जो असिस्टेंस आज तक श्रीलंका को दे रहा है इस टाइम ऑफ क्राइसिस में, और देने की आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी, तो इंडिया को खड़े रहना चाहिए। इंडिया को इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, जो इंडिया करेगा भी नहीं। जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का गिफ्ट एक सबसे बड़ा मुझे लगता है बड़प्पन है, बड़प्पन इन द सेंस we are very nice to our neighbors, है ना। India's assistance to श्रीलंका, it has emerged as the top lender। अगर हम इंडिया की बात करें, श्रीलंका को जो हमने अभी तक असिस्टेंस दी है, हम एक टॉप लेंडर की तरह इमर्ज हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने इन पिछले 4 महीनों में, जब से ये क्राइसिस अनफोल्ड होना स्टार्ट हुआ है, तब से लेके अभी तक हम $376.9 मिलियन एक लेंड कर चुके हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दे चुके हैं। ठीक है, तो हम सबसे नंबर 1 पे हैं इनको सपोर्ट करने में। लेकिन अगर हम मीडियम टर्म की बात करें, जैसे हमने बताया, वैसा ही इस एडिटोरियल में भी लिखा है कि दिल्ली डेफिनेटली कैन नॉट मैच बीजिंग्स इकोनॉमिक क्लाउड। हम बीजिंग के स्तर पे जो उन्होंने जिस तरह का लोन उन्होंने दिया हुआ है, इतने ज़्यादा मिलियंस में वो देते रहते हैं, उतना तो नहीं हुई ना ये हेल्प, उतनी हेल्प थोड़े ना है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रीज़न है उसको चाइना पे डिपेंड होने का। लेकिन इस एडिटोरियल का एक बहुत अच्छी बात लिखी है, इसमें बहुत ही इनोवेटिव चीज़ लिखी है यहाँ पे कि आप एक और वे है श्रीलंका के लोगों को हेल्प करने का। ऐसे इससे क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास और बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे मतलब क्या करे इंडिया और श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है वो मिलके लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ पार्टनर करे। ठीक है, जैसे इनमें से मोस्टली वो कंट्रीज हो सकती हैं जो और भी जिन्होंने लोन दिया हुआ है श्रीलंका को, जैसे इंडिया ने दिया है वैसे जापान ने भी दिया है ना। तो ऐसे जितनी भी वो हैं वो उनके साथ सपोर्ट करें ताकि वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सके कोलंबो की फॉरेन और इकोनॉमिक पॉलिसीज को, ताकि वो आगे से सचेत रहे, इतना प्रो बीजिंग ना बने। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है क्वाड कंट्रीज का। ठीक है, क्वाड कंट्रीज कुड वर्क टुगेदर इन दिस रिगार्ड। जैसे जापान ने भी बहुत सारा लोन दिया हुआ है, तो ये ऐसा क्या कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूएसए की, क्वाड का एक और मेंबर यूएसए है, तो अगर जापान, यूएसए, इंडिया जैसी कंट्रीज ये सब मिलके अगर थोड़ा सा इनके साथ पार्टनर कर सकें श्रीलंका के साथ, उन्हें ये बता पाएं कि हम भी हैं, आपको सिर्फ चाइना की वो नहीं है, हमारी तरफ भी देखिए। अब देखिए यूएस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर श्रीलंका को एक आईएमएफ लोन चाहिए तो द पाथ आउट ऑफ दिस क्राइसिस विल डेफिनेटली रन थ्रू द यूएस। व्हाई दिस एडिटोरियल सेज दैट द पाथ आउट ऑफ दिस क्राइसिस एंड फॉर द आईएमएफ लोन रन्स थ्रू यूएस, क्योंकि आपको पता है कि यूएस का जो वोटिंग शेयर है आईएमएफ में वो बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा यूएस का वोटिंग शेयर है। देखिए वोटिंग शेयर, अगर आप आईएमएफ के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं तो आपको ये पता होगा, जितना आप सब्सक्राइब करोगे अमाउंट, उतना ही आपको इंटर्न वोटिंग शेयर मिलता है। ये एक वेटेड एवरेज है। तो सबसे ज्यादा अगर वोटिंग के किसी को लोन दी जाएगी कि नहीं दिया जाएगा, किस कंट्री को लोन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, उसमें सबसे ज्यादा लेवराज किसके पास है, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, यूएसए के साथ। अगर क्वाड कंट्रीज मिलके थोड़ा इस तरह का सपोर्ट दिखा पाए श्रीलंका को, तो हम उनकी फॉरेन पॉलिसीज आने वाले टाइम में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। And strategically too, it is in the interest of the countries to back a rules based order in the Indian Ocean to try and wean Sri Lanka from Chinese embrace, right? हाँ, ये थोड़ा एक एफर्ट ज़्यादा मांगेगा, but it can definitely be done. Okay, let's get to the other article. अब देखिए, मैं सबसे important चीज़ अभी आपको explain करने वाली हूँ। अब आप जो भी मैं बोलूं प्लीज उसको एक एक वर्ड उसका बहुत अच्छे से सुनिएगा। आपको जरूरत पड़े तो आज की यानी कि 17 अगस्त की वीडियो को आप लिख लीजिए अपने पास कहीं पे। आपको जरूरत पड़े तो आप दोबारा आके इस वीडियो को सुनिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये मैं एक्सप्लेन सेक्शन जो है इंडियन एक्सप्रेस का ये डिस्कस करूंगी, ठीक है। फिर इसी पे एक एडिटोरियल आया हुआ है द हिंदू में, मैं वो डिस्कस करूंगी। देखिए एडिटोरियल एक ओपिनियनेटेड चीज होती है, तो हमें ओपिनियंस गैदर करना भी जरूरी है, लेकिन जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन है वो एकदम फैक्ट्स एंड फिगर्स, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजीज, ऐसे मीनिंग्स, डेफिनेशंस, ये सब बताता है। तो हमारे लिए दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी है, तो मैं दोनों को साथ में डिस्कस करूंगी। ओके, द बिल्किस केस रेमिशंस, इट इज द न्यूज ऑफ द डे, एज यू कैन ऑल्सो सी माई थंबनेल। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं बहुत ही ब्रीफली, वैसे तो आपको इस केस के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, पर मैं बस ये बता देती हूँ ये बिल्किस बानो केस है क्या। टाइम एंड अगेन वी कम अक्रॉस दिस न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर्स वी रीड। तो बिल्किस बानो, आपको पता है 2002 में गुजरात रायट्स हुए थे,
ठीक है. So Bilkis Bano at that time was 21 years old and she was also 5 months pregnant. ठीक है. तो फिर जब ये the entire train burning incident, if you know about it, that was followed by communal violence, है ना. हिंदू और मुसलमान का एक communal violence उस टाइम पे हुआ था, जिसमें ये they had to flee their village. अपने village को इनको छोड़ के भागना पड़ा. अपनी पूरी फैमिली के साथ ये जब भाग रही थी तो इन पे अटैक किया गया, जिनमें से 11 कॉन्विक्ट जो अब हैं उनको रिहा कर दिया है. अभी मैं पूरा केस समझाऊंगी क्या रेमिशन पॉलिसी होती है. तो उनमें से क्या हुआ कि इनका और इनकी फैमिली में जो और विमेन थी उनका गैंग रेप किया गया. आप सोचिए, ये प्रेग्नेंट थी और साथ में इनकी एक छोटी सी 3 साल की बच्ची भी थी इनके साथ. और फिर इनकी फैमिली के 7 मेंबर्स दे वर किल्ड बाय द राइटर्स. तो उनको मार दिया गया. सिर्फ ये इनकी 3 साल की उस टाइम पे बच्ची और एक जो थे वो एक आदमी भी इनकी फैमिली से बचे थे. तो सिर्फ यही लोग बचे थे जो इससे एस्केप कर पाए, वो भी बहुत ही बुरी हालत में. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट बिकॉज इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू. अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में अब यहाँ पे लिखा क्या है. देखिए, द गुजरात गवर्नमेंट ऑन मंडे रिलीज. अब गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया है, मंडे को रिलीज किया है 11 कॉन्विक्ट्स, यानी कि जो करार हो चुके थे दोषी, उनको बिल्किस बानो मर्डर एंड गैंगरेप केस में. ठीक है. किस पॉलिसी के तहत? अपनी रेमिशन एंड प्री मैच्योर रिलीज पॉलिसी के तहत. ठीक है. जिनमें से एक कॉन्विक्ट जो है जिनका नाम है राधेश्याम शाह, उन्होंने ही हैड मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट. वो पहले सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके थे. ठीक है. इस चीज को लेके कि उन्हें रेमिट अपना करवाना है अपने कन्विक्शन को, अपने इम्प्रिजनमेंट को. शाह हु हैड बीन सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट बाय अ सीबीआई कोर्ट. देखिए, अब ये जो राधे श्याम जी हैं, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑलरेडी इनको मिली थी एक सीबीआई कोर्ट द्वारा. मैं बताऊंगी सीबीआई कोर्ट मुंबई के क्यों उन्होंने इनको वो दी थी सजा 2008 में. तो इनका ये कहना है कि 15 इयर्स और 4 मंथ्स जेल में काट चुके हैं, तो ये बिल्कुल ही एलिजिबल थे अपनी यहाँ से रिहा होने में. मैं आपको अभी सब कुछ समझाऊंगी, क्या होता है कम्यूटेशन, क्या होता है रिप्राइव, क्या होता है, सब कुछ समझाऊंगी. डू नॉट वरी अबाउट दैट. द लॉ ऑन रेमिशंस, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को, और मतलब स्टेट गवर्नर्स को, ये पावर है कि वो पार्डन, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट कर सकते हैं एक सेंटेंस को जिसे किसी भी कोर्ट ने पास किया है. लेकिन आपको इस जगह थोड़ा सा पता होगा, जो भी मार्शल कोर्ट्स होते हैं उसके केस में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, गवर्नर्स के पास पावर नहीं होती. ठीक है. ये कैच है, ये मैंने आपको बता दिया. तो ओके. अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे जो मैंने 3-4 वर्ड्स बोले, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है. तो आप जो भी मैं बोलूँ उसको एकदम अच्छे से सुनिएगा. ओके. सबसे पहले मैंने बोला पार्डन. अब देखिए, पार्डन का मतलब क्या होता है. इसका मतलब है कि आप you remove both the sentence as well as the conviction. मतलब, and you completely absolve the convict from all the sentences, punishments and disqualifications. मतलब क्या किया, पार्डनिंग पावर के तहत प्रेसिडेंट और गवर्नर्स क्या कर सकते हैं, अगर एक कॉन्विक्ट है उसके ऊपर वो अगर बाय चांस उसे आप सपोज करिए 12 साल की सजा मिली हुई है, तो 12 साल की जो सजा मिली है वो तो खत्म कर ही देंगे, वो मतलब उसको माफ कर देंगे, रिहा कर देंगे. और साथ ही साथ वो जो उस पर कॉन्विक्शन लगी है वो आज से दोषी भी नहीं है. मतलब उस पर जो चार्ज लगा हुआ था आज से वो दोषी भी. बाई चांस अगर उसने कोई एक बहुत ही बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अगर वो गया था, तो वो आज से मनी लॉन्ड्रर भी नहीं है और वो जेल की सजा भी उसकी खत्म होगी. सो ही गेट्स कंप्लीटली एब्सॉल्व्ड फ्रॉम ऑल द सेंटेंसेस, पनिशमेंट्स. और अगर उसे इस सजा की वजह से कहीं से डिस्क्वालीफाई किया गया था किसी पोस्ट से, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म. ठीक है. तो पार्डन तो इज अ कंप्लीट विन विन वाली चीज हो जाती है कॉन्विक्ट के लिए. फिर होता है कॉम्यूटेशन. कॉम्यूटेशन का मतलब होता है कि आप क्या करो, एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को सब्सटीट्यूट कर दो एक लाइटर फॉर्म से. देखिए, कॉम्यूट मतलब ही होता है किसी चीज को ईज डाउन करना. ठीक है. तो जब कॉम्यूटेशन में क्या होता है कि थोड़ा सा नेचर चेंज करते हैं हम. हमेशा याद करना, कॉम्यूटेशन में एक सजा का नेचर चेंज किया जाता है. एग्जाम्पल कि अगर एक डेथ सेंटेंस मिला हुआ है किसी को, तो उसे कम करके, उसे लाइट करके रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जाती है.
दी जा सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी हुई है तो उसको इंटर्न कम्यूट किया जा सकता है एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट में, ठीक है। फिर आता है रेमिशन, जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेमिशन का मतलब होता है कि आप जो पीरियड ऑफ सेंटेंस है उसको रिड्यूस कर दो, लेकिन आप यू डू नॉट चेंज द कैरेक्टर या फिर नेचर ऑफ द सेंटेंस। मैंने अभी कॉम्यूटेशन में क्या बताया था कि नेचर ही चेंज हो जाता है, लाइटर में हो जाता है। यहाँ पे नेचर लाइटर नहीं होता पर साल कम हो जाते हैं। अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है 2 साल के लिए, तो उसको रेमिट करके रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है 1 साल के लिए। तो ठीक है, रही रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही, लेकिन 2 से 1 साल हो गई। दैट इज ऑल अबाउट रेमिशन। अब रिस्पाइट की बात करते हैं। रिस्पाइट क्या होता है कि एक लेसर सेंटेंस देना इन प्लेस ऑफ द वन ओरिजिनली अवॉर्डेड, किसी स्पेशल फैक्ट की वजह से। देखिए कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज करिए कोई कॉन्विक्ट है, वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, एक वुमेन ऑफेंडर थी, वो प्रेग्नेंट हो गई या थी या फिर उनकी डिलीवरी का टाइम आ गया, तो उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो नहीं अपना सर्वाइवल अंदर कर पा रहा, तो उसकी वजह से उनको छोटा सेंटेंस दे दिया जाता है इन स्पाइट ऑफ दी वन ओरिजिनली अवॉर्डेड, ठीक है। तो फिर आता है रिप्राइव। अब देखिए रिप्राइव का अगर आप मेरे से मतलब पूछेंगे ना, रिप्राइव का मतलब होता है पोस्टपोन, ठीक है। रिप्राइव का एक सिंपल सा मतलब होता है पोस्टपोनमेंट। तो रिप्राइव में होता भी यही है कि ये एक स्टे लगा दिया जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस पे, स्पेशली एक डेथ सेंटेंस पे कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए। देखिए फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान है, उसको दिया गया है फांसी की सजा, ठीक है। अब फांसी की सजा को कुछ टाइम के लिए स्टे कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे, ताकि उसके पास भी उसको एक राइट मिले कि उस दौरान वो प्रेसिडेंट को अपनी एक अपील डाल सके, लेटर ऑफ मर्सी डाल सके कि आप मुझे पार्डन कर दीजिए या फिर आप मेरे सेंटेंस को कम्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो उस बेसिकली इन्हीं चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए कुछ टेम्परेरली उसको स्टे किया जाता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। अब हम डिस्कस करते हैं आगे। हाउएवर ओके हाँ, अब इसमें एक चीज और लिखी है कि प्रिजन्स जो है, आपको पता है प्रिजन्स एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, जो शेड्यूल 7 के अंडर जो आता है उसमें एक स्टेट सब्जेक्ट है प्रिजन्स। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर है अंडर सेक्शन 432 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कि वो सेंटेंसेस को रेमिट कर सकती हैं। देखिए यहाँ पे रेमिट लिखा है, आप कोई और इसको कम्यूट वगैरह ऐसा मत समझिए। रेमिट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो पीरियड को कम कर सकती हैं, ड्यूरेशन को रिड्यूस करा जा सकता है 6 साल से 5 साल, 5 साल से 3 साल, ठीक है। ऐसे जैसे भी मैंने एक एग्जांपल दिया बस। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो ये कर सकती हैं। लेकिन एक सेक्शन और है सीआरपीसी का, जो है सेक्शन 433A, वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है इस रेमिशन की पावर पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलती है। वो ये है कि अगर एक सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट है लाइफ का, मतलब अगर एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस है जो एक कॉन्विक्ट पे इम्पोज किया गया है, जो जिस चीज की कॉन्विक्शन उस पर्सन पे लगी है, जिसको लाइफ इम्प्रिजन मिली है, वो उस तरह का ऑफेंस है जिसके लिए शायद एक डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है लॉ के द्वारा, ठीक है। या फिर वो उस तरह के क्राइम में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है जहाँ पे उसका जो उस पे जो सेंटेंस है into one of its imprisonment of life such a person shall not be। देखिए बस यही यहाँ पे लिखा है कि let me read it, where a sentence of imprisonment for life is imposed on conviction of a person for an offense for which death is one of the punishments provided by law, or where sentence of death imposed on a person has been commuted into one of, अच्छा इसमें ये लिखा है कि अगर बाय चांस वो एक ऐसे अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको कम्यूट होने के बाद ही मिली है, मतलब वो पहले एक डेथ पेनल्टी उसे मिली थी लेकिन अब वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट झेल रहा है, तो उस केस में भी उसे रेमिशन नहीं मिल सकती, ठीक है। बस यहीं पे लिखा है। ऑलराइट, प्रिजनर्स आर ऑफन रिलीज ऑन द बर्थ एंड डेथ। देखिए प्रिजनर्स को जब भी ऐसा रेमिशन मिलता है या फिर रिलीज किया जाता है प्री मैच्योरली, तो उनको रिलीज किया जाता है मोस्टली एक कुछ इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे, जैसे बर्थ या डेथ एनिवर्सरीज किसी प्रोमिनेंट लीडर की, जैसे गांधी जयंती या फिर ऐसी चीज़ों में। तो वैसे ही जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे थे, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू की सारी स्टेट्स को कि उनको कुछ स्पेशल रेमिशन पावर्स उनको ग्रांट की
तो फिर उन्होंने यही बोला कि जितने भी प्रिजनर्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट अपना सेंटेंस जो उन्हें दिया गया है, जितनी सजा उनको जितने सालों की दी गई है, अगर उन्होंने एटलीस्ट हाफ उसकी भुगत ली है, स्पेशली उन तरह के ऑफेंडर जो विमेन हैं या फिर ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स हैं जिनकी 50 साल से अबव एज है, या फिर मेल कॉन्विक्ट्स है जिनकी 60 साल से अबव एज है, या फिर टर्मिनली इल कॉन्विक्ट्स है, मतलब वो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही चल फिर ही नहीं सकता, कोई कोमा में है कॉन्विक्ट, इन तरह के उनको रिहा किया जाए। तो ये हमारे ऐसी गाइडलाइंस वो दी गई थी स्टेट्स को। अब ग्राउंड्स फॉर रेमिशन, किन ग्राउंड्स पे रेमिशन दी जाती है? देखिए स्टेट्स क्या करती है ना, एक सेंटेंस रिव्यू बोर्ड को एस्टैब्लिश करती है इन पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए, जो वो रेमिशन पावर्स उनको सीआरपीसी देती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दे कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ रेमिशन आर्बिट्ररली, मतलब आप ऐसी कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर ऐसी मन किया तो इसको वो कर दो, या फिर आपके ऊपर किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस है किसी इंसान का, किसी पावरफुल इंसान का, तो आप किसी को रेमिट कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। वैसे तो ये जो रेमिशन पॉलिसी है इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट ब्रॉडली देयर आर सम ग्राउंड्स फॉर रेमिशन दैट हैव टू बी कंसिडर्ड बाय द बोर्ड विच इज एस्टैब्लिश्ड। तो ऐसे कौन से तरह के कुछ मैं कर्सरी बता देती हूँ, फिर डिटेल में बताऊंगी। जैसे सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, जो उसने उस क्राइम जो उसने अंडरटेक किया था उस कॉन्विक्ट ने, वो कितना सीरियस है, हीनियस है, कैसा है, ठीक है। और और भी कि वो जो एक्यूज्ड है वो किस स्थिति में है और उसका कॉन्डक्ट क्या था जेल में, इन तरह के फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का, लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 का ये केस है। आप प्लीज इस चीज को याद करने की कोशिश करिएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 ग्राउंड्स ले डाउन किए थे जिसके तहत रेमिशन कंसिडर की जाएगी, मतलब इन चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ेगा जब भी एक इंसान को रेमिट किया जाएगा एक सेंटेंस को किसी के। फर्स्ट है वेदर द ऑफेंस इज एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम दैट डज नॉट अफेक्ट द सोसाइटी, मतलब इसका ये है कि अगर किसी इंसान ने इस तरह का क्राइम अंडरटेक किया था कि वो एक पर्टिकुलर इंसान पे ही टारगेटेड था, उससे ओवरऑल एक सोसाइटी को अफेक्ट नहीं पड़ा था, वो आपसी मतभेद की वजह से था। जैसे होता है ना किसी फैमिली टू फैमिली, उसमें सोसाइटी से उनका कोई लेना देना नहीं है, वैसे उनका बिहेवियर सही था पर आपस में कोई लड़ाई होगी इसीलिए कोई क्राइम उन्होंने उनके अगेंस्ट कर दिया, तो कहीं ऐसे तरह का क्राइम तो नहीं है। सेकंड फैक्टर क्या कंसिडर करना होता है, वेदर देयर इज अ चांस ऑफ द क्राइम बीइंग रिपीटेड इन फ्यूचर, क्या वो एक सीरियल ऑफेंडर है, क्या वो ऐसा क्राइम अगर उसको रिहा कर दिया जाए तो वो दोबारा फ्यूचर में भी रिपीट कर सकता है। सी यानी कि थर्ड फैक्टर, वेदर द कॉन्विक्ट हैज लॉस्ट द पोटेंशियलिटी टू कमिट क्राइम, मतलब क्या पता वो जो कसूरवार है जो जेल में है वो फिजिकली इतना डिसेबल हो गया हो, या फिर वो इस हालत में नहीं है, मेडिकल कंडीशन उसकी इतनी है, या फिर वो मेंटली इतना वो नहीं है कि वैसी तरह का क्राइम आप सोच भी सकते हैं, क्या पता उसकी एज ही 90 साल होगी हो, समझ रहे हैं ना, बहुत ही फिजिकली वीक हो गया, तो उसकी वो क्षमता ही नहीं है कि वो इस तरह का क्राइम कभी कमिट कर सके। फोर्थ फैक्टर जो कंसिडर करना होता है, वेदर एनी पर्पस इज बीइंग सर्व्ड इन कीपिंग द कॉन्विक्ट इन प्रिजन। देखिए अगर बाय चांस कोई पर्पस, कोई भला पर्पस सर्व हो सकता है कि अगर उस कॉन्विक्ट को थोड़े और टाइम के लिए प्रिजन में रखा जाए तो क्या पता उसके बाहर आने से उसी इंसान को दिक्कत हो जाए, क्या पता बाहर इतने लोग हों जो उसकी जान के खतरे के लिए बैठे हुए हों, ऐसे लोगों को भी रेमिट करने से, आपको ऐसे केसेस आपने सुने होंगे जिनकी ही जान को खतरा होता है, जो अंदर से बाहर आ गए तो दे विल बी गॉन, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। ई यानी कि फिफ्थ फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कॉन्विक्ट्स फैमिली, क्या पता ऐसा हो कि जो कॉन्विक्ट है सिर्फ एक वही ब्रेड अर्न करने वाला था पूरी फैमिली में, उनके बाद सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वही इंसान था जो कमाऊदार था, कमाते थे, तो क्या पता उनकी फैमिली बहुत ही बुरी स्थिति में उनकी वजह से, तो ऐसे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, ठीक है। अब जो जेल के मैनुअल्स होते हैं जो रूल्स कंटेन करते हैं, वो कुछ कुछ डेज के लिए भी रेमिशन देते हैं हर मंथ में, ठीक है, कुछ सर्टेन डेज के लिए अगर कॉन्विक्ट्स का बिहेवियर अच्छा है तो। अगर बाय चांस एक फिक्स्ड सेंटेंस कोई बंदा सर्व कर रहा है तो ये जो रेमिशन डेज होते हैं ये भी अकाउंट किए जाते हैं जब रिहा करना होता है कॉन्विक्ट को। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर कोई बंदा 7 साल की सजा काट रहा है तो 7 साल में उसे हर महीने एक आधा दिन ऐसा आता है जब उसको रेमिशन यानी कि ऐसे वो कर सकते हैं, रेमिशन डेज दिए जा सकते हैं, ठीक है, तो मतलब उनकी वो सजाएं थोड़ी थोड़ी कम की जा सकती है।
लेकिन अगर कोई इंसान लाइफ सेंटेंस सर्व कर रहा है पूरे जिंदगी भर के लिए, तो उसको रेमिशन सीक करने का हक सिर्फ तब है जब वो मिनिमम 14 इयर्स सर्व कर चुका है। अब देखिए इससे क्या होता है ना, इस रूल की वजह से इट हैज ऑफन लेड टू अनसर्टेनिटी कि लाइफ सेंटेंस का मतलब कहीं 14 साल तो नहीं है, या फिर लाइफ सेंटेंस का मतलब एक्चुअल में सेंटेंस अनटू डेथ है। तो इसलिए क्या हुआ, देखिए क्यों ऐसी कंफ्यूजन आती है, क्योंकि रेमिशन आपको सीख करने का हक है 14 साल बाद। अब रेमिशन में तो मोस्टली यही हो सकता है ना कि क्या पता आपको बिल्कुल रिलीज ही कर देने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन इफेक्ट क्या हो गई, सिर्फ 14 साल की। अगर मोस्टली हर केस में अगर 14 साल बाद रिहा हुआ ही जाएगा तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब सिर्फ 14 साल रह गया। लेकिन कोर्ट्स ने इस चीज़ से बिल्कुल ही क्लियर कर दिया था अभी रिसेंटली कि नहीं, लाइफ सेंटेंस का मतलब होता है रिमाइंडर ऑफ वंस लाइफ। मतलब जितनी भी लाइफ, आप 19 साल के हो, आपने 100 साल जीना है, तो बचे हुए जितने साल है आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट में रहोगे, अगर आपको रेमिशन के लिए नहीं काबिल समझा जाता तो। ये कोर्ट का कहना है। अब डेटा फ्रॉम प्रिजन स्टैटिस्टिक्स 2020 शो कि 61% ऑफ द कॉन्विक्ट्स इन जेल आर सर्विंग लाइफ सेंटेंसेस। मतलब 61% जो अंदर कसूरवार जेल में है वो लाइफ सेंटेंसेस पे ही है। ठीक है। अब द बिल्किस केस कॉन्विक्ट, देखिए बिल्किस बानो जो केस है, उनका जो कॉन्विक्ट है, अभी हमने बात की थी राधे श्याम शाह, जब वो सुप्रीम कोर्ट गए थे इसी साल में, जब उन्होंने 15 साल और 4 महीने कंप्लीट कर लिए अपने लाइफ टर्म में से, तो जिन्हें जो उनको दिया गया था एक सीबीआई कोर्ट द्वारा मुंबई में। ठीक है। तो फिर वो जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो क्या हुआ कि ओके, मई 13 को 2022 में एक बेंच बैठा जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ जी थे। तो उन्होंने क्या कहा कि गुजरात गवर्नमेंट कंसिडर करेगी शाह एप्लीकेशन फॉर प्री मेच्योर रिलीज को, और 2 महीने के अंदर अंदर। ठीक है। एंड एज पर द स्टेट्स 1992 रेमिशन पॉलिसी, अब देखिए आपको समझ आएगा कि 1992 रेमिशन पॉलिसी की वजह से ही तो सारी बातचीत चल रही है कि जस्टिस फॉर बिल्किस बानो, मतलब जस्टिस हुआ ही नहीं एक्चुअल में। अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए क्या कहना था सुप्रीम कोर्ट ना, सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या था जब वो गए अपना ऐसी अपील लेके, कि गुजरात ही एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि उनका रेमिशन या प्री मेच्योर अंडरटेक किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि जो क्राइम था वो कमिट किया गया था उसी स्टेट में, गुजरात में, ना कि उस स्टेट में जहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने अपना ये डिसीजन, यानी कि मुंबई वाले सीबीआई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो मुंबई कोर्ट ये डिसाइड नहीं करेगा, कौन डिसाइड करेगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात की गवर्नमेंट। और राइट, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। अब देखिए, अब हम यहाँ पे बीच में कहाँ से आ रही है बार बार ये मुंबई कोर्ट क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या हुआ था ना, जो टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया था ट्रायल को महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई में जब बिल्किस बानो को बहुत ज्यादा डेथ थ्रेट्स आने लगे थे गुजरात में, उनको ये डर लगने लगा था कि यहाँ पे एक बायस्ड डिसीजन दिया जाएगा। ओके तो फिर राधे श्याम शाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे बाय वे ऑफ रिट पिटिशन। रिट पिटिशन आपको पता है, हेबियस कॉर्पस वगैरह ये सब पता होगा, ताकि वो एक ऑर्डर या डिक्री दे सके सुप्रीम कोर्ट, जिससे मतलब वो जो बोलेंगे वो करना ही पड़ेगा फिर गवर्नमेंट्स को। ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि गुजरात गवर्नमेंट को ऐसा, मतलब राधे श्याम शाह ने कहा कि गुजरात गवर्नमेंट को एक ऑर्डर दिया जाए, डायरेक्शन दी जाए, जिससे वो कंसिडर करें उनकी एप्लीकेशन को 1992 के पॉलिसी के तहत। ठीक है। तो फिर लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि राधेश्याम ऑलरेडी जा चुके थे गुजरात हाई कोर्ट में, जिन्होंने उनकी प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया था जुलाई 17 2019 को, ऑन द प्रमाइस के जो ट्रायल है वो कंक्लूड किया गया है, आपको कन्विक्ट करार किया गया महाराष्ट्र में। तो जो एप्लीकेशन है वो महाराष्ट्र कंसिडर करेगी, ना कि गुजरात। ऐसा हो चुका था। देखिए गुजरात रेमिशन पॉलिसी, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, ये क्या है एक्चुअल में, और सबसे बड़ा जो झोल है ना वो यहीं पे है। इसी बात पे सब कुछ चल रहा है कि फेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। तो आप एक एक बात अच्छे से सुनिएगा। जो रेमिशन पॉलिसी है जिसे नोटिफाई किया गया था 1992 में, और जब ये क्राइम कंडक्ट किया गया था, और जब क्राइम कब कंडक्ट किया गया था 2002 में, और कन्विक्शन कब आई थी 2008 में, है ना, जब इसे कसूरवार मुंबई के हाई कोर्ट ने 2008 में दिया। तो तब दोनों ही समय में ये 1992 की पॉलिसी थी वो लागू थी, मतलब वो इन्फोर्स थी। ठीक है। तो ये जो 1992 वाली पॉलिसी है ये परमिट करती है प्रिजनर्स को टू अप्लाई फॉर रेमिशन
ऑन द बेसिस कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो आर्बिट्री है या फिर एक नोशनल फिगर है 20 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब वो बिल्कुल ही आर्बिट्री ग्राउंड पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी हुई है या फिर बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, 20 साल की ड्यूरेशन के लिए है। ठीक है, ये इसका एक वो था, 20 साल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आपको इसलिए रेमिशन मिल जाएगी, ये इस पॉलिसी का कहना था। लेकिन इस पॉलिसी को इनवैलिडेट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2012 में। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि बिफोर एक्चुअली एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ रेमिशन अंडर सेक्शन 432 ऑफ द सीआरपीसी, एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ओपिनियन लेना चाहिए प्रिसाइडिंग जज ऑफ द कन्विक्टिंग और कंफर्मिंग कोर्ट। मतलब जब अगर इस जगह गुजरात गवर्नमेंट को रिहा करना था इन कॉन्विक्ट्स को, तो उन्हें सीबीआई मुंबई कोर्ट का, जो जिन्होंने उस टाइम पे कॉन्विक्ट करार किया था, उनका एक वो लेना जरूरी है। ठीक है, ओपिनियन लेना जरूरी है, दे मस्ट obtain the opinion. Okay, remission can therefore be only given on a case by case basis. remission सिर्फ case by cases basis पे ही दिया जाएगा, not in a wholesale manner. ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। देखिए, अगर आपकी 20 साल की इम्प्रिजनमेंट हो गई है तो आपको ये बहुत ही ज्यादा चीज है, इसलिए आप रेमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये तो कोई बात ही नहीं है। ये तो क्या पता आप एक इंसान ही ऐसे हो जो बाहर निकलते फिर एक क्राइम कमिट कर दो, क्या पता आप एक इंसान ऐसे हो जो इतने बुरे क्राइम के लिए अंडर गए कि आप सोचा ही नहीं जा सकता, आपको कभी रिहा भी किया जा सकता है। तो इन तरह की बातें कौन देखेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। ओके, फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस इशूड सब्सिक्वेंटली। अब देखिए, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, फिर कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस यूनियन होम मिनिस्ट्री ने भी रिलीज की, सारी ही स्टेट्स को और यूटीज को। फिर गुजरात गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट की एक फ्रेश पॉलिसी 2014 में। ठीक है, ये 2014 में जो एक पॉलिसी वो की एक एनेक्शर की तरह ऐड की गई उस 1992 वाली पॉलिसी में, और इसने कुछ केसेस को लिस्ट किया जहां पे रेमिशन नहीं मिलेगी, कभी भी रेमिशन नहीं मिलेगी, ऐसे केसेस को इस एनेक्शर द्वारा ऐड किया, अटैच किया पॉलिसी में, कि अगर जैसे अगर आप उस तरह के कॉन्विक्ट हो, जिनको उस तरह के क्राइम में कॉन्विक्ट करार किया गया था जिसकी इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी एजेंसी ने कंडक्ट की है जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आती है, जैसे सीबीआई। अगर आप सीबीआई के बारे में पढ़ते हैं, आपको पता है डीएसपी एक्ट के अंडर आता है ये, है ना। तो इस केस में भी यही था। बिल्किस देखिए, आप समझ रहे हैं ना, बिल्किस बानो के केस में ये 2014 की ये जो एनेक्शर ये कहता है कि सीबीआई कोर्ट ने क्योंकि उसको कॉन्विक्ट करार किया, तो उसको इस हिसाब से कभी भी रेमिशन मिलनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन फिर बात ये आ जाती है कि उस कॉन्विक्ट ने जब अपनी एप्लीकेशन डाली अपनी रेमिशन के लिए, उसने बोला कि 1992 की पॉलिसी वहां पे उस टाइम पे लागू थी, तो आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट थोड़े ना ला सकते हो उस पर, विच इज आई डोंट नो, मेरा कोई इस पे कमेंट नहीं है, पर थोड़ा अजीब ही। एंड प्रिजनर्स कॉन्विक्टेड फॉर मर्डर विद रेप, और देखिए इन तरह के प्रिजनर्स जो कॉन्विक्शन जब उन पे अंडरटेक की गई थी, तो वो मर्डर जिसके साथ आपने रेप भी किया है, या गैंग रेप, मर्डर विद रेप, देखिए दोनों ही चीज है यहाँ पे। एक तो सीबीआई ने इसको वो किया, कंडक्ट किया, दूसरा ये मर्डर विद गैंग रेप का केस है, बिल्किस बानो केस। तो दोनों ही चीज एकदम कॉन्ट्रारी है जो हुआ है उसके, है ना। यही अभी एडिटोरियल जो मैं डिस्कस करूंगी उसका भी कहना है। एप्लीकेबिलिटी टू बिल्किस केस। अब देखिए, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ होम है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जिनका नाम है राजकुमार, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को ये बताया कि जो 1992 का पॉलिसी है जिसके तहत कॉन्विक्ट ने रेमिशन मांगी है, उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो 2014 की पॉलिसी में है। तो इस हिसाब से मतलब, और फिर जो सीबीआई कोर्ट था जो 2008 में जिन्होंने उनको कॉन्विक्ट करार किया, उन्होंने भी उनको मना नहीं किया था, ऐसा कोई स्पेसिफिकली मना नहीं किया था, कैटेगोरिकली मेंशन नहीं किया था कि कॉन्विक्ट्स को कॉन्विक्ट्स अप्लाई नहीं कर सकते रेमिशन के लिए, तो इसलिए बिल्कुल जस्टिफाइड है, उन्होंने किया शॉर्ट रेमिशन और मिल गया उनको। ठीक है, तो ये जो राजकुमार है, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्रोसेस है रेमिशन का, इट इज नॉट द डोमेन ऑफ जुडिशरी बट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड विच इज द गवर्नमेंट। तो जुडिशरी का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, और एलिजिबिलिटी के बेसिस पे प्रिजनर्स आर ग्रांटेड रेमिशन आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द जेल एडवाइजरी कमिटी। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नाउ व्हाट हैपेंस अब, ठीक है, अब ये जो लीगल, अभी बिल्किस बानो क्या कर सकती हैं, देखिए जो लीगल रेमेडी अवेलेबल है बिल्किस बानो जी के पास वो यही है, या तो वो चैलेंज कर सकती हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर को, या तो वो हाई कोर्ट में चैलेंज करें या वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, पर ये बिल्कुल उनके ऊपर है कि वो चैलेंज करना चाहती हैं कि नहीं। और एक एडिशनल फैक्ट ये पता होना चाहिए आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉम्पनसेशन ऑर्डर किया था
जो बिल्किस बानो जी को मिलेगा ₹50 लाख का 2019 में। ठीक है, तो अब हम एडिटोरियल देख लेते हैं जो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ब्रीफली डिस्कस करूंगी और अगर बाय चांस आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो इट विल बी वर्थ इट, बिकॉज यू नीड टू नो एवरीथिंग जो भी आज मैं डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, इस एडिटोरियल का ये कहना है, ये जो डिसीजन लिया गया है एक बहुत ही क्वेश्चनेबल डिसीजन है, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट ऑल्सो अपीयर्स टू बी इलीगल। ये तो बिल्कुल मतलब कोई इंसान समझ सकता है कि इलीगल है, और इस तरह की अभी देखो इसमें एक चीज लिखी है, इट ऑल्सो अपीयर्स टू बी इलीगल एज देयर टर्म्स सीम टू हैव बीन रेमिटेड विदाउट द रिक्वायर्ड कंसल्टेशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। मैंने आपको ये एडिटोरियल भी पढ़ाने का रीजन यही है कि एक चीज यहाँ पे लिखी है कि ये रेमिशन जब अंडरटेक की जा सकती है वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के बाद की जा सकती है। तो ऐसा ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा प्रोविजन कहता है? देखिए, ये कहता है सेक्शन 435 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर which makes consultation with the center in such cases mandatory. Okay, so you must remember this fact as well. ठीक है, फिर एक और सुप्रीम कोर्ट के बेंच जो 2015 में उन्होंने ये कहा था, ये जो कंसल्टेशन है जो यूनियन गवर्नमेंट से ली जाएगी, इट मेंट कॉन्करेंस। कॉन्करेंस मतलब जो भी यूनियन गवर्नमेंट सजेशन देगी वो सजेशन नहीं है, आपको माननी ही पड़ेगी। आपके पास ऐसा कोई हक नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि उसको नकारा जा सके। ठीक है, द रेमिशन ऑल्सो रन्स कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ कंटेम्प्रेरी थिंकिंग ऑन क्रिएटिंग क्राइम्स अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन, स्पेशली रेप कंबाइंड विद मर्डर एज सो हीनियस दैट द परपेट्रेटर शुड नॉट बी कंसिडर फॉर रेमिशन। अब ये हम जो एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग की तरफ जो बढ़ रहा है हमारा देश, ये तो बिल्कुल उसके कॉन्ट्ररी है। मतलब आप एक तरफ, हर दिन हम एक तरफ पढ़ते हैं कि विमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो पॉक्सो एक्ट है ये सब है, उसको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इतने सारे जजमेंट्स देती है कि उस तरह के क्राइम के केस में तो बिल्कुल हीनस है वो, एकदम उनको कभी माफ नहीं किया जा सकता। और एक तरफ आप इन लोगों को रिहा कर देते हैं जिसमें गैंग रेप्ड भी इन्वॉल्व है और साथ में मर्डर भी हुआ है। सो दिस इज अनथिंकेबल एंड इट इज नॉट क्लियर कि ये जो कमिटी है जिसने रेकमेंड किया था रिकमेंडेशन को, उसने कंसिडर भी किया था इस फैक्ट को कि ये जो अफेक्टेड कम्युनिटी है, यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी की बात की है, उनके सिर पे, उनके दिमागों पे इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा कि मतलब उनकी किसी भी बात की सुनवाई होगी नहीं, या फिर उनके हर तरह का डिसीजन यही निकलेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो फिर वो किससे अपना वो अप्रोच कर सकते हैं, कहाँ जाएंगे वो अपनी आवाज़ को लेके? ये चीज़ कंसिडर क्यों नहीं की गई? और सर्वाइवर जो बचे हैं 3 लोग उस केस में से, उनके दिमाग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, द पावर्स ऑफ रेमिशन हैज बीन कॉन्फर्ड ऑन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। आपको ये पता होना चाहिए, ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि पावर ऑफ रेमिशन है, इट हैज बीन कन्फर्ड बोथ ऑन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम द सॉवरेन पावर ऑफ क्लीमेंसी इंजॉयड बाय प्रेसिडेंट गवर्नर्स। कभी आपको कोई कह दे कि ओनली प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स कैन पार्डन, कैन रेमिट अ सेंटेंस? नहीं, पार्डन नहीं, रेमिट। तो इस केस में नहीं है, क्योंकि रेमिशन का पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। ठीक है, लेकिन ये इसीलिए दिया गया था ताकि थोड़ा सा कहीं केसेस में इनको इजी बनाया जा सके, क्योंकि ऑब्वियसली कई लोगों को रेमिशन मिलना चाहिए ताकि उनको एक रे ऑफ होप हो कि दैट दे विल बी फ्री वन डे, है ना। इट इज अ पावर टू बी एक्सरसाइज्ड विदाउट डिस्क्रिशन एंड दैट टू विद विजडम। मतलब बिल्कुल सोच समझ के सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर ये डिसीजन लिया जाना चाहिए। ओके, और कोई भी डिसीजन रेमिशन का इस चीज़ से लिंक्ड होना चाहिए कि वो जो कॉन्विक्ट है वो एक प्रॉमिस दे कि मुझे, हाँ मतलब इस चीज़ का बहुत ही गिल्ट है, बहुत ही रिग्रेट है कि जो मैंने क्राइम किया, और मैं रिफॉर्म करूंगा। एक रिफॉर्म का प्रॉमिस भी तो अटैच होना चाहिए रेमिशन के साथ। बट देयर इज ओनली रेमिशन, रिफॉर्म कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है आज वाले केस में। ठीक है, और ऐसा इसमें ये लिखा है क्योंकि गुजरात इलेक्शंस आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो हम इस चीज़ को नहीं नज़रअंदाज कर सकते कि उसके वेक में ये डिसीजन लिया गया है, ऐसा इस एडिटोरियल का कहना है। एंड आई थिंक बस इसमें एक चीज़ लिखी है, द साइट ऑफ द रिलीज कॉन्विक्ट्स बीइंग ग्रीटेड एंड फेटेड ऑन देयर रिलीज विल नॉट सिट ईजी ऑन द कंट्रीज कॉन्शियस। अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी इमेजेस ऐसी मिल जाएंगी कि उनकी आरती और तिलक ये सब वगैरह जो कॉन्विक्ट्स हैं उनके हो रहे हैं, उनका स्वागत किया गया है दोबारा। तो इन तरह की इमेजेस कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के कॉन्शियंस के लिए सही नहीं है, शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, ये इस एडिटोरियल का कहना है। ठीक है, अब हम देखते हैं सारे एडिटोरियल स्टार्ट से एंड तक, सारे आर्टिकल्स स्टार्ट से एंड तक।
अब देखिए फीफा ने क्या किया है, सस्पेंड कर दिया है इंडिया को। अब इंडिया इस चीज़ से बहुत परेशान है। क्या उसने रीजन दिए मैं आपको बताती हूँ। अभी इंडिया बहुत परेशान है क्योंकि हम होस्ट करने वाले हैं अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप अक्टूबर में। तो इस सस्पेंशन की वजह से हम वो होल्ड करने के लिए भी एलिजिबल नहीं रहे हैं। अब फीफा ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अनड्यू इंटरफेरेंस बाय थर्ड पार्टीज है, और ये हमारे फीफा स्टैट्यूट, ये इधर नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारे फीफा स्टैट्यूट्स के खिलाफ है, एक वायलेशन है उसके तहत। तो इसीलिए हम अलाउ नहीं कर सकते। अब अनड्यू इंटरफेरेंस क्यों है, कौन सी थर्ड पार्टी है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ना एक 3 पार्टी कमिटी बनाई हुई है, 3 मेंबर कमिटी बनाई हुई है, जो फीफा का जितना भी हमारे भारत में उससे रिलेटेड, फुटबॉल से रिलेटेड जो मैनेजमेंट होगी, जितने भी तरह के डे टू डे फंक्शंस होंगे जो हम कंडक्ट करने वाले हैं अक्टूबर में, इससे रिलेटेड वो 3 मेंबर कमेटी उसको सुपरवाइज करेगी। तो ये फीफा का कहना है कि ये हमारे उस पॉलिसी के खिलाफ है, दिस इज लाइक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखिए ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मुझे लगता है आपको एक मे बी एथिक्स के पर्सपेक्टिव से या फिर वैसे भी पता होने चाहिए। कुछ कुछ इनोवेटिव चीज़ें जो चल रही हैं देश में अच्छी हैं, जो एक हर स्टेट को एक दूसरे से सीखनी चाहिए। तो फूड ट्रक पॉलिसी है जो दिल्ली गवर्नमेंट बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली है। आपको पता है एक शॉपिंग फेस्टिवल भी आने वाले फरवरी में होने वाला है, जो काफ़ी ही रोजगार बजट जो है हमारी यहाँ के सरकार का, दिल्ली सरकार का रोजगार बजट के तहत बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का इनका काफ़ी प्रॉमिस है, रोजगार से ही आपको समझ आ रहा होगा। तो उसके तहत एक ये शॉपिंग फेस्टिवल से ऑब्वियसली जितने भी सारे इंटरनेशनल लेवल के वो होंगे, लोग भी वहाँ आ सकते हैं खरीदने, सारे शॉपिंग जितनी छोटी छोटी लोकल मार्केट्स हैं वहाँ से लोग आएंगे, अपनी एग्जीबिशन करेंगे वहाँ पे, ठीक है, ये सब कुछ। तो फूड ट्रक पॉलिसी के तहत क्या होगा, देखिए ग्लोबली अगर आप देखेंगे, अगर आप कोई आप में से कहीं बाहर गया है, नहीं गया तो हम टीवी में देखते हैं, हम बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखते हैं कि बहुत जगहों पे फूड ट्रक्स होते हैं, वही वैन्स जो चाइनीज फूड देती हैं, मंचूरियन वगैरह, उन तरह की वैन्स। अब बाहर देखेंगे यूएसए में बर्गर्स और वो अपने सब्स देते हैं उधर, तो वैसी ही वैन्स यहाँ भी लगेंगी जगह जगह पे लोकल एरियाज में, और वो टूरिस्ट के लिए भी काफ़ी फीजिबल होगा और यहाँ के लोकल्स के लिए भी बहुत फीजिबल होगा, बिकॉज यू विल गेट द लोकल फूड ऐसे ही बहुत कम कम डिस्टेंस पे। तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और काफ़ी हम ग्लोबली भी बिल्कुल वो बन जाएंगे, इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से हम भी, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पे फूड ट्रक्स होंगे दिल्ली में, ठीक है। न्यू लैब्स टू इम्प्रूव पीडीएस एफिशिएंसी, देखिए क्या हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। इसका भी एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे पूछे कि पीडीएस में बहुत ज़्यादा करप्शन है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो इसको एफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है, तो फिर इसका जवाब मेरे पास ये है कि एक पब्लिक सिस्टम्स लैब इनॉग्रेट किया गया है आईआईटी दिल्ली के कैंपस में, जो डेवलप करेगा काफ़ी स्केलेबल सोल्यूशंस को, जिससे जो सर्विसेज हैं पीडीएस के द्वारा जो दी जाती हैं उनमें कोई करप्शन इन्वॉल्व ना हो। देखिए ये आईआईटी दिल्ली है, ऑब्वियसली इनका एक सीएस वाला विंग भी होगा, है ना, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब वगैरह, इन तरह के कोर्सेज भी आपको पता है, ये एडिशनल 6 मंथ्स कोर्सेज भी देते हैं, बहुत कुछ है ना। तो ये ऐसे अगर हम कभी कभी एआई के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ऐसे जो सेंसर्स होते हैं वो अटैच हो जाएंगे, या फिर 5G टेक्नोलॉजी के द्वारा ये पता चल जाएगा अगर लीकेज कहीं तो नहीं हो रही, रास्ते में जाते हुए वो एग्जैक्टली वहाँ नहीं पहुंचा, कहीं और रुक के, अगर हम सेंसर अटैच कर देंगे जो ट्रक्स लेके जा रहे हैं, है ना, उससे गोडाउन से वहाँ तक, तो बीच में कोई लीकेज तो नहीं हुई, किसी ने वहाँ पे वो कहीं और ट्रांसफ़र तो नहीं कर दिया, फिर उधर वो पीडीएस शॉप्स पे अगर होंगे तो वो कितना जा रहा है, वहाँ कोई करप्शन नहीं है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को इनोवेटिव सोल्यूशंस को लाया जाएगा। और ये जो आईआईटी दिल्ली है, ये किसकी पार्टनरशिप के साथ ये कर पा रहा है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, आपको पता है नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है इनको, और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी कि FITT के साथ मिलके आईआईटी दिल्ली कोई सोल्यूशन निकालेगा। Alright, I get a very bad throat because of continuously speaking for the video, so I am sorry, sometimes you will have to bear with me. Okay, so next article is, okay, SC to examine validity of child gang rape law। देखिए IPC के तहत कुछ सेक्शंस हैं जो चाइल्ड गैंग रेप से डील करते हैं। आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि क्या हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को अग्री किया है कि वो उस लॉ की वैलिडिटी को दोबारा एग्जामिन करेंगे, दोबारा विजिट करेंगे। जो क्या करता है वो लॉ, अभी हम देखें तो अभी वो इट सेंड्स अ गिल्टी मैन आइदर टू अ लाइफ टर्म इन प्रिजन or the gallows or to the gallows for gang raping a child under 12 years without affording him a chance to atone for his crime or reform। देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो सेक्शन 376
DB ऑफ IPC यानी कि इंडियन पीनल कोड है, उसका ये कहना है, ये DB वाले सेक्शन का ये कहना है कि अगर आप किसी भी 12 साल से कम यानी कि इतने माइनर किसी बच्चे का अगर गैंगरेप हुआ है तो या तो उसे लाइफ टर्म ही मिलेगा, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही मिलेगी, या फिर गैलोज, गैलोज मतलब फांसी, फांसी का फंदा मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ यही दो ऑप्शंस हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई उनको कोई चांस नहीं मिलेगा कि वो अपने क्राइम को कम करवा सकें, कोई रिफॉर्म वगैरह कोई चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही इस सेक्शन 376 DB का कहना है। एंड इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड द ट्रायल जजेस options to either a sentence for the remainder, okay, this is exactly what we just said। और यही जो बेंच बैठा है जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी जो हैं वो इसको देख रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि हम इस चीज़ को देखेंगे। ऑल राइट, अब देखिए जो एडवोकेट हैं, जो एक इंसान है जिनका नाम शायद निखिल है, जो इस चीज़ में कॉन्विक्ट है, एक महाराष्ट्र की सी बच्ची के साथ उन्होंने ऐसा किया था, तो उनके जो एडवोकेट हैं जो उनका केस लड़ रहे हैं, उनका कहना ये है कि एक और सेक्शन है, सेक्शन 376AB, हमने अभी DB देखा जिसके तहत सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक और IPC का सेक्शन है AB, ठीक है, उसके तहत सिर्फ इट डील्स विद नॉट गैंग रेप, इट डील्स विद रेप ऑफ अ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, जिसमें 20 साल तक की इम्प्रिजनमेंट मिलती है, ठीक है। तो इसमें इस केस में ये जो निखिल जो उनके एडवोकेट है, उनका कहना ये है कि सिर्फ दो ही लोग थे इस ऑफेंस में, एक रेप ऑफ माइनर के जिनकी उम्र 9 साल थी, तो दो लोग गैंग नहीं हो सकते, है ना। सो इट इज एक्चुअली डिसप्रोपोर्शनेट इन एज मच एज अ पर्सन कैन बी इम्प्रिजनमेंट फॉर 40 to 50 ईयर्स इफ नॉट मोर। मतलब अगर एक इंसान, सिर्फ दो ही बंदे हैं जिन्होंने, ऐसा इस एडवोकेट का कहना है, ये गैंगरेप की डेफिनेशन के अंडर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर गैंगरेप की जगह एक AB सेक्शन के तहत आएगा तो 20 साल की सजा मिलेगी, वरना अगर 40 से 50 साल जितनी भी इनकी जिंदगी बची है उतने साल तक की इनको सजा मिल जाएगी अगर इसे गैंगरेप आप कंसिडर करेंगे। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ठीक है, हम इस चीज को एग्जामिन करेंगे, वी विल थिंक अबाउट इट। ऑल राइट, नो टारगेटेड अटैक्स ऑन क्रिश्चियंस, देखिए ये एक मैंने पहले भी चीज़ डिस्कस की थी, अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, शायद 10-15 दिन पहले। तो तब क्या हुआ था कि बहुत सारी पिटिशंस ऐसी आई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने के पास केस आया था कि क्रिश्चियंस यानी कि हमारी माइनॉरिटीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अटैक्स होते हैं, है ना। तो उस केस में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हमने एक तहसीन पूना वाला जजमेंट, ये यहाँ नहीं लिखा लेकिन मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, और इसीलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तहसीन पूना वाला जजमेंट के तहत ये वो टाइम है 2017 का जब बहुत ही ज़्यादा मॉब लिंचिंग हुआ करती थी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ उस टाइम पे मुस्लिम्स टारगेटेड थे, आज क्रिश्चियंस के ऊपर ये पिटिशंस आई हैं। तो उस टाइम पे मॉब लिंचिंग को जो चीफ जस्टिस उस टाइम के हुआ करते थे दीपक मिश्रा जी, उन्होंने डिक्लेयर किया था दैट इट इज़ अ हॉरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी। तो उन्होंने ये कहा था कि जो प्राइवेट सिटीजन हैं दे कैन नॉट टेक जस्टिस इनटू देयर ओन हैंड्स, ओके। और फिर उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी, 3 मेजर्स बोले थे सरकारों को अपनाने के लिए तहसीन पूना वाला जजमेंट में। सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर, सेकेंड था रेमेडियल मेजर, थर्ड था प्यूनिटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया था कि आप नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट करिए, ठीक है, ताकि वो इन चीज़ों के बारे में देख सके, और अपने वहाँ की पुलिस को, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने वहाँ की पुलिस को ये ऑर्डर्स दे कि जिस भी तरह का मॉब्स उनको डिस्पर्स कर देंगे अगर ऐसा कोई भी केस उभरता हुआ उन्हें दिखे अंडर सेक्शन 129 ऑफ CRPC, और उस हर प्रेजेंट बंदे में वो जो मॉब में होगा उसके अगेंस्ट इनिशिएट की जाएंगी FIRs, ठीक है। तो और जितना भी उस, हाँ देखिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर सकती है ना प्रिवेंटिव मेजर के तहत, उनके पास इतना पावर है कि वो इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट को जो स्प्रेड हो रही है इन तरह की न्यूज़ के, आप देखते हैं हेट न्यूज़ कितनी सारी फैलती है, फेक न्यूज़ कितनी सारी फैलती है, उसके स्प्रेड को स्टॉप किया जा सकता है ना अगर आप इंटरनेट क्रैकडाउन कर दो थोड़े टाइम के लिए, या जो भी और भी तरीके होते होंगे, तो ये प्रिवेंटिव मेजर लिया जाना चाहिए। दूसरा है रेमीडियल मेजर्स, देखिए इफेक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ केस थ्रू फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था, ऐसा होना चाहिए, और विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम
और फ्री लीगल एड। बाय चांस अगर जो विक्टिम है उनके बेचारों के पास इतना भी वो नहीं है कि लीगल एडवाइस तक अफोर्ड कर सके, तो उन्हें फ्री लीगल एड का भी बंदोबस्त किया जाना चाहिए उनके लिए। थर्ड, प्यूनिटिव मेजर्स। प्यूनिटिव मेजर्स क्या होते हैं कि डिपार्टमेंटल जो एक्शन है वो लिया जाना चाहिए उन ऑफिसर्स के खिलाफ जो ऊपर वाले जो मेजर्स हैं उनसे कंप्लाई नहीं करते। क्या पता आप ही एक पर्टिकुलर मॉब को सपोर्ट करते हो, क्या पता मॉब आप ही से मिले जुले हों, क्या पता पुलिस ऑफिसर्स उनको वो कर दे, उनका साथ दे दे उस टाइम पे। अगर ऐसा भी कुछ देखने के लिए मिलता है तो जो डिपार्टमेंटल एक्शन उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्टली लिया जाएगा, ठीक है। और ये किस तरह का केस उन पे दर्ज किया जाएगा, अगर कोई ऑफिसर इस चीज से नहीं, अगर बाई चांस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, देखिए मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, अगर कोई भी कंप्लाई नहीं करता इन मेजर से तो उन पर लगेगा चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट एंड नेग्लिजेंस। ओके, यू मस्ट रिमेंबर दिस। लेकिन अब देखिए गवर्नमेंट के एफिडेविट ने ये कहा है, गवर्नमेंट ने जो पिटिशन जो फाइल हुई थी अगेंस्ट ये कहा है कि तो बिल्कुल जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगेंस्ट जो अटैक्स हो रहे हैं ऐसा कहना बिल्कुल ही फॉल्सहुड है और सिलेक्टिव सेल्फ सर्विंग डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करके ऐसा किया जा रहा है। ये फैमिली फ्लूइड्स और जो और जो प्राइवेट लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि कम्यूनल टारगेटिंग है, विच इज़ नॉट ट्रू। और हमारा तो बस यही कहना है। तो अब देखते हैं आगे इस पे दोबारा मतलब ये केस दोबारा आगे के लिए लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो देखते हैं तब क्या आता है। विल फुलफिल द नीड्स ऑफ पार्टनर्स रशियन ऑफिशियल। देखिए अभी ये एक कंपनी है रशिया की, एयरक्राफ्ट कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ रशिया, इनके जो सीईओ हैं इनका ये कहना है कि अभी तो हमारा जो मेन फोकस है ना वो रशियन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का वो ये है कि जो ऑनगोइंग स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है हम उस पर कमिटेड हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स वहाँ है हम वहाँ कर रहे हैं। देखिए इस जगह आपको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पता है क्या है? स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ये जो यूक्रेन में चल रहा है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में ये जो रशिया कर रहा है उसी को कहा जा रहा है, ठीक है। यही पुतिन जी का एक हिडन वो है, कोड वर्ड है फॉर दिस इन्वेजन। ओके, तो ये उनका ये कहना है अभी तो हम वहाँ पे कमिटेड हैं लेकिन हमारी जो भी अदर कमिटमेंट्स हैं जो बाकी अपने पार्टनर्स जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज के साथ और भी, तो हम उसको भी फुलफिल कर रहे हैं, साथ साथ पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उनका ये कहना है सिर्फ हमारी ये कंपनी और हमारी कंट्री की ये कंपनी ऐसी है जो 60% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को मीट करने के लिए तैयार है इंडिया के फाइटर रिक्वायरमेंट्स के तहत। देखिए इंडिया और बाकी जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी एक बहुत मेजर डिमांड है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं इन चीज़ों में वो अपनी ट्रांसफर करें टेक्नोलॉजी को, तभी तो मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो पाएगा ना पूरी तरह से। क्योंकि हम इंडिपेंडेंट तभी बन पाएंगे जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है उनको डेवलप करने की, ठीक है। एक्यूमेन है, वर्कफोर्स है, कंपनियां सेट हो जाएंगी, पैसा लग जाएगा, लेकिन पता ही नहीं है प्रोसीजर क्या है, कैसे एग्जैक्टली उन तरह के वो बनते हैं। तो इसीलिए पता क्या होता नहीं है, जो यूएसए वगैरह कंट्रीज है दे आर वेरी वेरी चंट इन दैट, दे आर वेरी क्लेवर कि वो ऐसा कभी नहीं करते, वो अपनी कभी भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए अग्री ही नहीं करते। तो इनका ये कहना है कि हम 60% ट्रांसफर करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी का, विच नो कंट्री प्रोवाइड्स। और नाउ वी आर मेकिंग 40 एयरक्राफ्ट पर ईयर। देखिए इनका यही कहना है जो इंडिया में जितने भी बोइंग और एयरबस फ्लीट के जितनी भी वो हैं वो एज हो रहे हैं तो उनको रिप्लेस किया जाएगा रशियन एयरक्राफ्ट द्वारा, एंड वी आर कमिटेड टू दैट। ओके, लेट्स रीड फर्दर। लेट मी सी कितने एडिटोरियल्स बचे हैं और कितने आर्टिकल्स। देखिए जो चाइल्ड मोर्टालिटी है वो कम हुई है, इट हैज़ डिप्ड टू 35 पर 1000 बर्ड्स, ऐसा हमारी मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किया है। उनका ये कहना है कि इंडिया ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से चाइल्ड मोर्टालिटी सिंस 2014, जब 2014 में 45 पर 1000 लाइव बर्ड्स हुआ करता था, अब 35 पर 1000 लाइव बर्ड्स हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ ने बताया है। और अब ये देखिए कब बता रहे हैं ये सब कुछ, एक इनिशिएटिव है जो अगेन आपको पता होना चाहिए, पालन 1000 नेशनल कैंपेन जो है, और एक पेरेंटिंग ऐप है एट दी अर्ली चाइल्डहुड। इससे क्या होगा ना, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन पे एम करता है, टारगेट करता है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, आप लिख सकते हैं इसको कहीं बन करे आपका। तो ये क्या होगा ना, जो एक बेबी का ब्रेन होता है ना उसका डेवलपमेंट बिल्कुल प्रेगनेंसी के साथ ही चालू हो जाता है, एंड इट इज़ डेफिनेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेग्नेंट विमेंस हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट। तो बोथ प्रेग्नेंट विमेन के लिए मतलब पेरेंटिंग के टाइम पे क्या आपको एडवाइस चाहिए, और फिर आने वाले बच्चा जो होता है उसके कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी क्या आपको किन तरह की चीज़ें अंडरटेक करनी चाहिए, केयर गिवर्स को वो एवरीडे रूटीन चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, न्यूट्रिशन किस तरह की चीज़ें, ये एडवाइस पालन 1000 ऐप द्वारा दी जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं प्रैक्टिस ऑफ तलाक के हसन नॉट सो इम्प्रॉपर, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। देखिए आप प्लीज मेरी जाके 14 अगस्त की वीडियो देखिए,
14 अगस्त की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ट्रिपल तलाक के बाद भी आज ट्रिपल तलाक इंस्टेंटेनियस तलाक को इलीगल करार करने के बाद भी आज भी जो वो है उनको रिलीफ नहीं मिला है। जो मुस्लिम विमेन है दे आर वॉन्डरिंग हेयर एंड दे आर लाइक हाफ डिवोर्सीज। आप प्लीज़ मेरे 14 अगस्त की वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया है कि शाह बानो केस क्या है, डेनिल हतीफ़ी केस क्या है, सरला मुडगल केस क्या है, शायरा बानो केस क्या है, और ये सब कुछ, और कैसे जो बैन किया गया है तलाक़ बिद्दत को, वो बैन कितना यूज़फुल है और कितना नहीं यूज़फुल। कैसे इसकी जगह सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन ले सकता था कि उसको डोमेस्टिक वायलेंस डिक्लेयर कर देता तलाक़ बिद्दत को, ना कि इलीगल, जिससे क्विक रिलीफ मिलता। ये सब कुछ मैंने बहुत बहुत डिटेल में किया है। कैसे ईमेल्स और इन द्वारा तलाक दिए जाना लग पड़ा है, कैसे स्काइप पे हाई ऐसे वो कर करके आप तलाक दे देते हैं, मतलब ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया है, आप प्लीज़ जाके सुन सकते हैं। ओके लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, मैंने आपको देखिए जब मैंने उस दिन ये डिस्कस किया था ना, तो मैंने आपको तलाक के बताया था कि तलाक 3 तरह से दिया जा सकता है इस्लामिक लॉ के तहत। एक तलाक हसन बताया था, एक बताया था तलाक एहसान, और एक बताया था मैंने तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत इस इंस्टेंटेनियस तलाक, जिसके तहत आप 3 बार तलाक 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 बोलते हैं और वो इंस्टेंटली आपकी मैरिज डिसॉल्व हो जाती है और उसके बाद वो इररिवोकेबल है। और दोनों मैंने ये भी बताया था कि जो तलाक हसन है और तलाक एहसान है ये इररिवोकेबल नहीं है, मतलब वो दोबारा से वापस आप हो सकते हो, लेकिन तलाक जो बिद्दत है वो इंस्टेंटेनियस डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, मतलब उसके बाद कभी आप वापस नहीं हो, आपका डिवोर्स हो गया, बस खत्म बात, ठीक है। लेकिन अब हमें आज देखना है तलाक हसन और तलाक एहसान रिवोकेबल कैसे हैं, कैसे रिवोकेबल है। देखिए तलाक एहसान को ऐसा कहा जाता है कि तलाक एहसान जो है वो एक्चुअल में प्योर फॉर्म ऑफ डिवोर्स है। क्यों प्योर फॉर्म ऑफ डिवोर्स है? जैसे अगर आप एक बारी पूरे सेंटेंस में अपनी वाइफ को हस्बैंड ने तलाक दिया, ठीक है, जब तलाक दिया तो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड स्टार्ट होता है 3 महीनों के लिए, या फिर 3 लूनर मंथ्स के लिए, या फिर 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के लिए। देखिए ये जब मेंस्ट्रुएट नहीं कर रही होती विमेन, ऐसा कहा जाता है, तो तब मतलब वो जो प्योरिटी के टाइम में ही सिर्फ और सिर्फ वो दिया जा सकता है तलाक, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर तलाक प्रोनाउंस किया जाएगा फिर स्टार्ट हो जाएगा 3 महीने के लिए इद्दत पीरियड। उस इद्दत पीरियड में अगर बाय चांस वो दोनों दोबारा इकट्ठे हो गए, कोहैबिटेशन यानी साथ रहने लग पड़े, या फिर एक इंटीमेट रिलेशन उनके बीच में डेवलप हो गया, तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि उनकी मैरिज दोबारा से बच गई, उन्होंने रिकंसाइल कर लिया, ठीक है। तो इसलिए रिवोकेबल मतलब डिवोर्स रिवोक हो गया, ठीक है, मतलब कैंसिल हो गया डिवोर्स। फिर उसके बाद आता है तलाक हसन, जिसकी यहाँ पे बात चल रही है। देखिए तलाक हसन में क्या होता है ना, अगर जैसे आपने आज किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्योरिटी के टाइम पे, जैसा उस लॉ के तहत कहा जाता है, किसी को तलाक दिया, ठीक है, फिर उसके अगले में 1 महीने के अंदर अंदर बाई चांस दोबारा उन्होंने फिर दोबारा तलाक बोला, ठीक है, लेकिन उससे क्या हुआ कि उसके 1 महीने के बाद फिर उन्होंने दोबारा रिकंसाइल कर लिया, साथ रहने लग पड़े और आपस में सुलह हो गई किसी बात से, ठीक है। फिर जो पहले 2 बार तलाक बोला गया है वो इनवैलिड हो गया, उनकी मैरिज दोबारा से सेव हो गई, लेकिन बाय चांस फिर वो 1 महीने के बाद दोबारा तलाक बोल देते हैं। 3 महीने में उन्होंने 3 बार तलाक बोल दिया, तो तीसरी बार भी जब बोल दिया उसके बाद वो इररिवोकेबल है, वो शादी फिर नहीं बच सकती, वैसे बच सकती है उससे पहले, ठीक है। और तलाक की बिद्दत तो आपको पता ही है, वो तो इंस्टेंट होता है। तो इधर देखिए एक पिटिशनर है, उन्होंने ये कहा है, एक जर्नलिस्ट है बेनज़ीर हीना, उनका ये कहना है कि तलाक हसन भी उतना ही गलत है जितना कि तलाक बिद्दत गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना वो जो शायरा बानो वाले केस के तहत जब ये कहा, तो उनको तलाक हसन को भी इनवैलिड डिक्लेयर कर देना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी तो यही है ना, मतलब एक तरीके से तीसरी बार जब बोल दिया फिर तो इरिवोकेबल हो ही गई ना मैरिज, तो फिर विमेन का क्या होगा, ये सब बातें। लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए आप एक और चीज़ में इसका वो नहीं बनाना चाहता, इम्प्रॉपर इतना नहीं है जितना तलाक बिद्दत है, क्योंकि खुला का एक ऑप्शन होता है मुस्लिम विमेन के पास, एक ऑप्शन ऑफ डिवोर्स है जिसे खुला कहते हैं। उसमें क्या होता है, अगर जो महर है, यानी कि देखिए क्या होता है ना, जब इस्लामिक मैरिज होती है तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ जो ग्रूम होता है वो उनको गिफ्ट देते हैं मनी के रूप में, या फिर कोई लैंड उनके नाम करते हैं, या किसी भी तरह का फर्नीचर या जो भी उनको गिफ्ट करते हैं, अगर जो विमेन है उसे लौटा दे वापस अपने हस्बैंड को, ठीक है, रिटर्न कर दे, तो इस तरह से उनकी जो डिवोर्स करने का एक ऑप्शन उनके पास होता है। ये रिटर्निंग
का ही एक एक्सप्रेशन है कि हम आपसे डिवोर्स चाहते हैं, होता है, ठीक है। फिर एक और तरीका होता है, फिर जैसे फिर अगर अग्री हो जाए दोनों ही मियाँ बीवी में कि हाँ ठीक है डिवोर्स होगा, तो फिर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कादीज डिक्री यानी कि कोर्ट की डिक्री भी ऐसा डिक्लेयर कर सकती है, अगर विमेन चाहे तो उनको भी एक और ऑप्शन है कि कोर्ट की डिग्री के तहत भी वो अपनी जो मैरिज है उसको डिसॉल्व कर सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम इस चीज़ को एक और इशू नहीं बनाना चाहते तलाक हसन का, तो ये इतना इम्प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जाता जितना तलाक बिद्दत था, इसलिए हमने अपनी जो जजमेंट थी वो कन्फाइन की थी तलाक बिद्दत तक ही। देखिए, चाइना अनवील्स प्लान्स टू बूस्ट बर्थ रेट। अभी तक आपने अगर माओ से लेके अभी तक की चाइना की पूरी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि माओ वगैरह ये जो थे इन्होंने क्या किया था, वन चाइल्ड पॉलिसी माओ के बाद, है ना। तो वन चाइल्ड पॉलिसी के एक ही बच्चा होना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये सब किया। अब ये क्या हो रहा है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वाले दिन भी ऐसा डिक्लेयर हुआ कि ये लोग हमसे पीछे होने वाले हैं, है ना। 2023 में हम इन्हें ओवरटेक कर लेंगे, नंबर 1 पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे। और चलो हमारा कंपैरिजन हटा दीजिए, इनके साथ क्या होगा ना, देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना कहीं ना कहीं घातक भी है, इसीलिए भी बहुत सारे इंडिया के ऑफिशियल्स जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा मत भागिए पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स लेने की वजह से जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है, और यही अब चाइना के साथ होने लगा है। चाइना में ऐसा अगर हो गया तो उनकी ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, यंग वर्कफोर्स कम हो जाएगा, और ये जो चाइना इकोनॉमिक नंबर 1 पावर बनने के सपने देख रहा है, जिसके लिए यंग वर्कफोर्स चाहिए, वो तो बचेगी नहीं, वो तो कम हो जाएगी, है ना। तो दे विल बिकम ओल्ड बिफोर दे बिकम रिच। ये एक ये मैं आपको खुद से बता रही हूँ, ये एक फेज है, ऐसा बोला जाता है, ये फ्रेज होता है, there's always a dilemma that a country becomes old before a country becomes rich। तो यही चाइना का केस है। अब चाइना ने ऐसा क्या किया है, बड़े सारी उन्होंने ऐसी पॉलिसियां ले आए हैं जिससे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उन्हें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एक्टिव फर्टिलिटी सपोर्ट। अब बच्चे और करिए, उनको प्रमोट किया जाएगा बर्थ रेट बढ़ाने को, है ना। बहुत सारी टैक्स रिबेट्स मिलेंगे आपको, है ना, बहुत सारी एडुकेशन पे इंश्योरेंस मिलेगी, हाउसिंग में बेनिफिट्स मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट मिलेगी यंग फैमिलीज को, बहुत कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो अब ये उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं और बच्चे पैदा करने के लिए। चाइना सेट्स सैंक्शंस ऑन ताइवान फिगर्स। देखिए चाइना ने इम्पोज कर दी हैं वीजा बैन्स को, बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी हैं ताइवानीज पॉलिटिकल फिगर्स पे, जिससे देखिए आपको पता है कि नैन्सी पेलोसी जी पहली आई, फिर अब यूएस कांग्रेस का फिर 5 मेंबर डेलीगेशन अब और चला गया। तो ये तो मतलब बहुत ही एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कोई डिसीजन आएगा चाइना के खिलाफ, चाइना की तरफ से। यूएस नीड्स कॉन्फ्लिक्ट्स टू रिटेन ग्लोबल हेजेमनी, ये है पुतिन का कहना। देखिए पुतिन का ये कहना है कि यूक्रेन में जितना भी यूक्रेनियन डैमेज हुआ है पीपल का, ये उसका सबसे बड़ा रीजन है यूएसए, क्योंकि यूएसए क्या चाहता है, जो उनके ग्लोबल लेवल पे हेजेमनी सस्टेन हुई है ना, ये रहे, जिससे वो ऐसे ताइवान वाला जो अब केस है वहां पे चले गई ये नैन्सी पेलोसी उठ के, फिर उसके बाद यूएस कांग्रेस भी चली गई। तो इससे क्या वो हेजेमनी होता है बेसिकली लीडरशिप या डोमिनेंस मेंटेन करना एक ही पर्टिकुलर कंट्री द्वारा, ठीक है। तो ये अभी जो यूएसए ने मेंटेन की हुई है आइडियोलॉजिकल लेवल पे, सॉफ्ट पावर के थ्रू, हार्ड पावर के थ्रू, ठीक है, तो ये उनका अब इफेक्ट ना हो जाए, इसलिए वो ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में ड्रैग करते खींचवाते रहते हैं। अब ये जो खींच रहा है पुतिन जी का ये कहना है, ये जो इतना ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इतना खींच रहा है वो यूएसए की वजह से ही खींच रहा है, क्योंकि वो चाहता है ये सस्टेन रहे इन तरह के कॉन्फ्लिक्ट, जिससे वो बार बार आके अपना महान बन जाए, ठीक है। तो बस यही कहना था। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक आज की वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट डन दैट, एंड दैट्स इट। थैंक यू।